नमस्कार मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग तन मन धन से स्वस्थ प्रसन्न और समृद्ध रहें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना भी है। हम लोगों की जो मांगें थीं, उम्मीदें थीं, अपेक्षाएं थीं सरकार से चुनाव के पहले, वो उसमें कोई भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिले। पहले बजट सत्र और उसके बाद कैबिनेट की बैठक और कल जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति थी उसकी बैठक हुई। उसके बाद पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें जो उन्होंने घोषणा की वो बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं थी जिसको हम ये कहें खुशखबरी, सौगात, गिफ्ट, चुनावी रेवड़ियाँ वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। उसमें केवल जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनकी लाभ की बात जरूर हुई और वो भी फार्मूलेटेड। 4% महंगाई भत्ता बढ़ चुका था, सभी को मालूम है। सरकार को घोषणा करनी ही थी, चुनाव के पहले उन्होंने कर दी। इसमें कहीं पर से कोई सरकार की कृपा या सरकार की उदारता ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4% महंगाई भत्ता जब 50% 46 से बढ़ के हुआ तो कर्मचारियों के भत्ते बढ़ना तय थे। हमने भी एक वीडियो बनाया था कौन कौन से भत्ता बढ़ेंगे, उसमें विशेषता एचआरए था और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस वगैरह वगैरह। साथ में जब ट्रांसफ़र पे आप जाते हैं, डिप्टेशन पे जाते हैं, वो भत्ते बढ़ते हैं। यही नहीं, ग्रेजुटी में 5 लाख का फ़ायदा उन लोगों को होगा जिनकी सीलिंग लिमिट 20 लाख के अंदर थी। 20 लाख के ऊपर वो होने के बाद भी नहीं मिलती थी, अब 25 लाख हो गई। तो ये तो सब कुछ फार्मूलेटेड था। इसमें चुनावी माहौल में जो कुछ अतिरिक्त उम्मीद होती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये क्यों नहीं हुआ ये हम बताएंगे आपको, क्योंकि चूंकि ये वीडियो बनाते हैं और केवल बना के निकल नहीं जाते हैं। हमारे द्वारा बोली हुई एक एक बात हमें याद है, हमने क्यों बोली थी, कैसे बोली थी, और हम कोई भी अपनी कही हुई बात से पीछे कतई नहीं हटेंगे। तो सरकार के हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन इस मामले में हमें जो उम्मीद थी सरकार से वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई। अब वो हुई क्यों नहीं ये हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, जो वोटर्स हैं इस समय, चुनाव के समय हम जनता वोटर में सरकार के लिए या सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए हम लोग वोटर हो चुके होते हैं। और वोटरों के कई अलग अलग ग्रुप वर्ग होते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसान के नाम पे, मजदूर के नाम पे, विद्यार्थी के नाम पे, बुजुर्ग के नाम पे, महिलाओं के नाम पे, और अन्य जो भी इस तरह के ग्रुप बन पाते हैं उनके नाम पे हम बटे हुए हैं। विभिन्न ग्रुप हैं और वहाँ पर वो ग्रुप में धर्म जाति मिक्स होती, वहाँ पे फिर वो धर्म जाति नहीं रह जाती, लेकिन एक बड़े जो है कैनवास पे धर्म जाति ही शुरुआत होती है। तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि सभी लोग ये मानते थे कि सरकार पे दबाव डालेंगे चुनाव के आन मौके पर तो हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी। सभी सक्रिय हो गए। सबसे कम सक्रिय, ध्यान दो, सबसे कम सक्रिय हम जिनके पक्षधर अभी हैं, पेंशनर, वही हो पाए, क्योंकि उनका कोई ऐसा संगठन नहीं है मजबूत कि वो अपनी बात को वजन डाल पाए। हालांकि जो बेहद सक्रिय लोग थे उनको भी कुछ नहीं मिला। सरकार ने ऐसा क्यों किया कि जब सरकार कमजोर स्थिति में होती है तो वो जोड़ तोड़ ज़्यादा करती है, उसकी मजबूरी होती है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है उसको लगता है कि उसका रास्ता बेहद आसान है और वो बड़े ग्रुपों को संतुष्ट करना चाहता है, जैसे महिलाओं के नाम पर। फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ महिलाएं
जिनका उन्होंने 1 वर्ष के लिए 300 सब्सिडी एक्सटेंड कर दी। और ये राशि 300 रुपये को अगर आप 10 करोड़ में करते हैं तो 300 करोड़ का आप 10 करोड़ करेंगे तो ये 30,000 करोड़ रुपए में पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का तो 34,500 करोड़ रुपया डी एरियर का सरकार पे ड्यू है। तो कहाँ 1,17 लाख करीब और कहाँ 10 करोड़। सरकार ने अपना ये गणित लगाया। दूसरी बात, इसमें कहने से किसी दूसरे वर्ग को नहीं लगा। किसानों के आंदोलन ने बहुत सारी स्थितियां बदल दी। किसानों ने इतनी बड़ी बड़ी मांगें रख दी थी कि उनको पूरा करने का मतलब 40 लाख करोड़ रुपए, जबकि हमारा बजट ही 45 लाख करोड़ का है। उनकी मांगें पूरा कर पाना असंभव। लेकिन सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर वही हैं कि उनको आताताई भी कहा जाए तो कहीं पर से हमें तो कोई गुरेज नहीं। यहाँ पे भी बता दें, ऑन पेपर हम भी किसान हैं, लेकिन अब क्या हम किसान हैं? हम तो पेंशनर हैं। सरकारी नौकरी कर चुके हैं, पेंशन मिल रही है। अब खेत बाप दादाओं का है तो वो मिल गया, ये हमारी सौगात है। तो ये स्थिति है। हम आपको एक चीज़ और भी बता दें आगे कि हम लास्ट में आज भी एक टिप देंगे बहुत ही कारगर, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भी, क्योंकि और हम अभी आपके लिए क्या कहें। तो ये जो स्थिति थी कि सरकार किसी एक ग्रुप को अगर अतिरिक्त घोषणा कर देती तो बाकी सब असंतुष्ट हो जाते। बहुत ही सधा हुआ कदम, न्यूट्रल गियर वाला है, न रिवर्स न फॉरवर्ड। कर्मचारियों का ये फार्मूलेटेड था, वो उन्होंने घोषणा कर दी। आपको ध्यान होगा किसानों के नेताओं ने एक बात कही थी, एक किसान यूनियन के बड़े नेता, पढ़े लिखे नेता थे, उन्होंने बात कही कि हमारा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना आपने बढ़ाया, जबकि जो कर्मचारी हैं आपके उनकी तनख्वाह कितनी बढ़ा दी आपने, पे कमीशन आ चुके हैं। अब वो हमारे से तुलना सीधी कर रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार कुछ बढ़ा देती है अतिरिक्त गिफ्ट के रूप में तो किसानों का मामला और उग्र हो सकता था, क्योंकि किसान उदाहरण कर्मचारियों का दे रहे थे। और ये कोई लुकी छिपी बात नहीं, टीवी में आप लोगों ने भी सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। उन्होंने कंपैरिजन कर्मचारियों से किया था कि हमको कितने पे कमीशन मिल चुके हैं, कितनी वेतन वृद्धि हो गई, डीए लगातार बढ़ता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में सरकार को अपने मजदूरों पेंशनरों को कुछ अतिरिक्त देने का मतलब था किसानों को और उग्र करना, फिर और ग्रुप तैयार होते। नहीं तो सरकार देने का मन बना चुकी थी जबकि सामान्य स्थिति थी, और उसी आधार पर तब हमने ये बात कही थी। और कोई भी आदमी समझदार समझता कि 1,17,00,000 के लगभग जो लोग हैं और उनका परिवार जोड़ दिया जाए तो 5 करोड़ के आसपास संख्या बनती है। इतने लोगों को संतुष्ट करने के लिए सरकार अतिरिक्त घोषणा कर सकती थी, लेकिन किसानों की संख्या इससे कहीं बहुत ज़्यादा है। इधर कुछ अतिरिक्त देने का मतलब उनको असंतुष्ट करना। और ये विश्लेषण कोई हम ऐसा नहीं कर रहे हैं आपको खुश करने के लिए। देखिए, हम जब कहीं न कहीं इतना लगे हुए थे और हमें लगा कि नहीं जैसा हम चाहते थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि 3 मांगे हमने फाइनली सरकार से उम्मीद की थी कि सरकार को करना चाहिए। 18 महीने का डी एरियर, सरकार कहती देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सुप्रीम कोर्ट का भी इंस्ट्रक्शन था कि जब आर्थिक स्थिति देश की सही हो जाएगी तो नियमानुसार उसका भुगतान सरकार करे, तो 18 महीने का डी एरियर दिया जा सकता था। लेकिन वही बात है कि ये कर्मचारियों के नाम पे है और इसका रिपरकेशन किसानों के लिए होता, सरकार इसलिए नहीं दे पाई, ये समझ लें आप। दूसरी बात, जो एफएमए है, हमें अभी भी उम्मीद है कि एफएमए में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए और वो करना चाहिए। एफएमए तो बहुत ही जरूरी है, 1,000 से 3,000 करना। अभी एक खबर चल पड़ी कि वो 1,000 बंद हो गया और वो नहीं बंद होना चाहिए। यार ये सब फालतू बातें हैं। 1,000 कहाँ से बंद हो जाए, क्यों बंद हो जाएगा? 3,000 करना चाहिए। अब ये खबरें चला कि इसका मतलब कि वो 1,000 ही रहेगा, इसका तो ये लग रहा,
लेकिन वो 3000 होना ही चाहिए। तीसरी बात थी रेलवे में छूट। भाई पहले आप देते रहे, अब सब कुछ सामान्य हो गया तो अब क्यों नहीं दे रहे हैं? और ये केवल पेंशनरों के लिए नहीं, ये तो सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए था। ये उम्मीद थी, ये उम्मीद अभी भी एफएमए और रेलवे किराए की छूट के बारे में उम्मीद अभी भी करते हैं। जहाँ तक 18 महीने डीए एरियर की बात है, ये मामला 50% से नीचे भी ग्राफ चला गया, हम इसे 49 पे रखेंगे। होने को कुछ भी हो सकता है, सरकार देखती जाएगी कब कहाँ कैसे किसको संतुष्ट करना पड़ रहा। लेकिन जो भारी उम्मीदें थीं चुनावी माहौल में जैसा होता रहा है, क्योंकि हमने तो अनेकों चुनाव देखे हैं, विशेषकर ये जो लोकसभा की ये बड़े चुनाव होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यही चुनाव हितकारी होते हैं, तो इसमें बड़ी घोषणाएं होती रही हैं। पहली बार ऐसा है कि न्यूट्रल गैर, न कुछ अच्छा न बुरा। हाँ, उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ लाभार्थियों को 300 रुपये सब्सिडी देने के साथ सरकार ने देखिए उधर का कैसे फार्मूला सेट किया कि बाकी लोग असंतुष्ट न हो जाएं, तो इसलिए आम गैस के जो उपभोक्ता हैं, घरेलू सिलेंडर पे 100 रुपये सरकार ने कम किए। ये है बैलेंस। यही बात कर रहे हैं कि अगर कर्मचारियों को कुछ करना पड़ता तो किसानों को भी कुछ करना पड़ता, और किसान कुछ में संतुष्ट होने वाले नहीं। उनकी मांगे हैं बहुत बड़ी, और सब की सब मांगे मानने पे वो मतलब सरकार को बाध्य करना चाहते हैं कि उन्हें मालूम वो बहुत ताकतवर है। 3 कानून जो बनाए गए थे उनको सरकार ने उनके दबाव में वापस लिया, उनके हौसले बढ़े हुए हैं। एक बात जरूर है कि लड़ाई, संघर्ष, मांगे ये तभी हैं ताकतवर की बात मानी जाती है। केस चाहे कमज़ोर हो, अच्छा वकील उसको जीत लेता है, इसीलिए वो अच्छा वकील हो, बड़ा वकील है। कमज़ोर वकील वो है अच्छे खासे केस को हार जाए, सस्ता होगा स्वाभाविक है, इसलिए वो सस्ता वकील है, कमज़ोर वकील है। कोई भी बात को कहने का अंदाज उसको महत्वपूर्ण बनाता है। और हमने अपनी लाइफ में जो ये जिस स्तर पर भी नेतागिरी की है, एक भी मुद्दे में फेल नहीं हुए। जो मांग उठाई पहले हमने उसको खुद जस्टिफाई किया और उसको पूरा कराया, और अभी भी हम वही चाहते हैं। हालांकि हमने एक तरीका ढूंढ लिया है, वो आपके सामने लाएंगे कि हम अभी ये चुनाव की आपाधापी में कुछ नहीं हो सकता जो हमने प्रोग्राम बनाया है। बाकी एक फार्मूला है, और आपका मन लुभाने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं हम बता रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। हम नहीं करें कि यूट्यूब में सब्सक्राइबर आप बन जाओ, नहीं तो इसमें तो ये हमारी चालाकी समझ में आएगी। हम अलग से बनाएंगे जिसमें कि कोई किसी को उस ग्रुप से जो है सबको सामूहिक फ़ायदा होगा। ये नहीं कि कोई ग्रुप बना के उससे कोई लाभ उठा ले, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। नहीं तो वो तो आरोपों के दायरे में अपने आप आ जाएंगे। इसमें जो सब्सक्राइब करे वो अपनी मर्जी से करे। इस नाते हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, हमारी बात पहुंचनी चाहिए। हम एक ऐसा अपना संगठन तैयार करना चाहेंगे, और इस कंडीशन के साथ कि उसका नेतृत्व तो हम नहीं करेंगे। हमसे बहुत बेहतर पेंशनर लोग हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत योग्य हैं। क्योंकि इसमें एक सज्जन ने पहले ही कह दिया था कि सरकार केवल कर्मचारियों को जो लाभ उनको मिलना है नियमानुसार वो मिलेगा, पेंशनरों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको बता दें, पेंशनरों को केवल 4% महंगाई भत्ते का लाभ ही मिला है इस घोषणा, जो कि मिलना ही था। और कोई अतिरिक्त लाभ, चुनावी लालीपाप, रेवड़ी, सौगात और खुशखबरी जैसा शब्द इसमें नहीं। हालांकि अच्छी बात है, अच्छा लगता है, बस इतना कह सकते हैं, लेकिन इसको हम खुशखबरी वाली श्रेणी में बिल्कुल नहीं रखते हैं। और अब हम आपको ज़्यादा ना बोल के, क्योंकि कहीं न कहीं मन में एक टीस तो है। महाशिवरात्रि, भोलेनाथ हैं हमारे हिस्से में, जैसे भोलेनाथ के हिस्से में गरल ही आता है, उनके लिए जो फल फूल चढ़ाए जाते वो भी कोई दूसरे देवी देवता को चढ़ाए नहीं, धतूरा तूरा इस टाइप के। तो हम अब पेंशनर लोग वही हैं, समाज के जिम्मेदार हैं, परिवार के जिम्मेदार हैं। हमारे हिस्से में तो अब यही कांटे ज़्यादा हैं, फूल कम है। तो ये सब पीड़ाजनक तो नहीं माना जाए। क्यों, कोई सरकार ने हमारे लिए ऐसा नहीं कि नुकसान किया हो। कुछ हमारे ITR के लिए नियम बदले हैं, सरल किए हैं,
वो हम कभी बाद में बताएंगे, आज उसका कोई मौका नहीं। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण हम आपको आज टिप्स देंगे, जो लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि आप कहेंगे, अगर ध्यान से समझेंगे तो। देखिए, जीवन अनमोल है और जरा सी लापरवाही या अज्ञानता हमको संकट में डालती है, हमारे अच्छे खासे जीवन को बर्बाद कर देती है। हादसे होते हैं और उसके पीछे कहीं मानवीय चूक ही होती है, और उन हादसों में जो मर जाते हैं वो तो तर गए समझो, लेकिन जो अपंग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, उनकी जिंदगी तो नरकीय बन जाती है। आपको बता दें, आज की जीवन शैली में जो बाथरूम है उनमें टाइल्स लगी होती हैं, पूरे घर में लगी रहती हैं। घर में चलने में तो चलो एक अलग है, क्यों उतना पानी साबुन शैम्पू नहीं होता है। बाथरूम में स्लिप होने के बहुत चांस होते हैं और सभी लोग प्रायः चप्पल पहन के जाते हैं, और अमूमन देखा गया है कि बाथरूम के लिए पुरानी चप्पलों का इस्तेमाल लोग करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप सामान्य रूप से भले घिसी चप्पलें उपयोग करो, हालांकि वो नहीं करना चाहिए। जैसे कि गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, विशेषकर टू व्हीलर के, तो टायर विशेषकर अगला टायर तो हर हाल में चेंज करें, ग्रिप वाला। और ध्यान दें जो बात हम कह रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे हादसे हमारे मित्रों के साथ भी हुए हैं जो निपट गए, कुछ अपंग हो गए, और कई खबरें भी ऐसी आती रहती हैं। तो बाथरूम में गिरने से, स्लिप से, क्योंकि वहाँ टैप लगे रहते हैं, टोंटी वाले नल लगे रहते हैं, उनमें सर टकराता है, ज़मीन में टकराता है, तो कई लोग तो बिल्कुल ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कई तरह की स्थिति यानी निपट जाते हैं, और कई लोग हो जाते हैं अपाहिज। तो बाथरूम के लिए हमेशा वो चप्पल इस्तेमाल करें, सस्ती भले लें, जिनकी ग्रिप हो। जैसे ग्रिप कमज़ोर पड़ने लगे उन चप्पलों का उपयोग बिल्कुल ना करें। बाथरूम में चप्पलें ग्रिप वाली हों, आजमाइश करके देख लें कि उनकी ग्रिप है। कीमत जितनी भी हो, 50-60 रुपए में भी चप्पलें मिल जाती हैं, लेकिन 100 रुपए में तो बहुत अच्छी चप्पलें मिल जाएंगी जिनकी ग्रिप होगी। तो बाथरूम में ग्रिप वाली चप्पल इस्तेमाल करें। और जो लोग घर में केवल बुजुर्ग हैं, पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, बच्चे बाहर जॉब कर रहे हैं, तो उनको चप्पलों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसी मैटिंग आती है प्लास्टिक वाली, जो समझदार लोग हैं बाथरूम में उसको बिछा लेते हैं, तो उसमें तो फिर फिसलने का कोई डर ही नहीं रहता है। पहली ये बात है। दूसरा बेहद महत्वपूर्ण, इसी से सुरक्षा से जुड़ा हुआ टिप है, भले ही घर का दरवाजा खुला छोड़ दो तो उससे केवल माल लुटेगा। हालांकि लुटेरे जान भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, दरवाजा तो हर कोई बंद करता है, लेकिन कहने का आशय है कि अगर दरवाजा खुला छोड़ देंगे तो आपके घर का माल लूटने, चोरी होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। लेकिन गैस का सिलेंडर का रेगुलेटर अगर आपने बंद नहीं किया तो ये गैस का सिलेंडर बम का काम करता है, गैस लीक हो सकती है, और कई कारण हैं। क्योंकि गैस अगर लीक हुई, पाइप उसी दिन उसी रात कोई चूहा, कोई कीड़े मकोड़े इस तरीके से कुतरे कि गैस लीक हो जाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि खतरा कैसा है। गैस का रेगुलेटर दिन में अमूमन खुला रहता है, रात को सोने के पहले रेगुलेटर ज़रूर बंद करें। एक बात और गैस से जुड़ी हुई कि गैस में नंबर लिखा रहता है एक बड़ा सा पट्टी पे, डिलीवरी लेते समय उसका वजन कराएं ना कराएं, पहली बात खोल के ढक्कन उसका चेक करें, महक आ रही, लीकेज हो रहा है, ये चेक कर लें। लेकिन एक बड़ा सा नंबर लिखा रहता है ABC, और उसके साथ में 2 अंकों का एक अंक लिखा होगा। जैसे आप देखेंगे अभी तो ABC और उसके साथ में 24, 25, 26, 27, 28 वगैरह वगैरह ऐसे लिखा होगा। 24 से नीचे तो होगा ही नहीं, पहली बात, अब 24 भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये होता है सिलेंडर का एक्सपायरी डेट। गैस का सिलेंडर इतना पुराना हो गया है कि उसकी गारंटी खत्म। तो ये होता है जो 2 अंक, वो सन का प्रतीक होता है, वर्ष का। जैसे अगर 25 लिखा तो 2025, 26 लिखा 2026।
ए का मतलब है पहला क्वार्टर, और यानी 3 महीने का एक क्वार्टर होता है मार्च, और उसके बाद में अगला क्वार्टर जून। तो इस तरीके से क्वार्टर वाइज ये अंक ए बी सी डी होता है एक्सपायरी डेट, यानी वो महीना क्वार्टर का और वो वर्ष। तो ये डिलीवरी लेते समय तो आप 24 अंक वाला भी डिनाई करें, सिलेंडर न लें, कम से कम 25 से शुरुआत करें। उस समय उसके पास कई होते हैं और वो अगर करे बहस तो कहना नहीं हम नहीं लेंगे, ये भले मत लो, आप मना करो और बोलो कि ये हमको ऐसा दे रहा है। तो ये 2 सावधानियां हमने बताई, क्योंकि जीवन अनमोल है। ये छोटी मोटी जो हमें खबरें मिलती हैं खुशी की, इनसे खुश होइए। ये डीए बढ़ गया, इसी को पिलाएं, एंजॉय करिए, क्योंकि कुछ हमसे छीना तो गया नहीं। और ये ध्यान रखिए कि सरकार की जगह आप खुद अपने को रख के देखिए कि अगर एक वर्ग की मांगें ज़्यादा मान लेते हैं तो दूसरे वर्ग को भी मनाना पड़ेगा, और ये करते करते दिक्कतें होंगी। क्योंकि अभी INDIA जो घोषणा पत्र जारी करेगा उसमें बहुत बड़ी बड़ी मांगें होंगी, OPS का भी होगा। तो OPS का मामले के लिए सरकार कुछ सोच रखी होगी, क्योंकि सारी शक्ति उधर जाएगी, NPS वर्सेज OPS। तो बैलेंस करना पड़ता है, असंतुष्ट वो किसी को नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। अब इसमें आप खुश भले ना हो, लेकिन नाराजी का कोई कारण बनता नहीं। भाई हमारी मांग नहीं मानी गई, तो इसमें नाराज नहीं होने की बात, हमारी मांगें जारी रहेंगी। लेकिन हम अपनी मांगें भविष्य में जारी रखें। जो कोर्ट कचहरी की लड़ाई वो तो कोर्ट कचहरी से निपटेगी। नोशनल इंक्रीमेंट का मामला हमें अब लगता कोर्ट से ही लेना पड़ेगा, अगर सरकार नहीं देगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अब पूरा फोकस इस पर करेंगे, साथ में अन्य जो भी मुद्दे हैं महत्वपूर्ण उन पर भी हम चर्चा करेंगे, और एक मजबूत ग्रुप बना के अपनी आवाज़ को बुलंदी देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय भगवान आशुतोष। सबकी कृपा, सब पे भगवान शिव शंकर की कृपा बनी रहे।